चुनाव आयोग के कार्यों में नेक्स्ट है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का जो कार्य है वो भी चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। इस बात का जो निर्णय है वो चुनाव आयोग ही करता है कि कौन से राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर की या कौन से राजनीतिक दल को राज्य स्तर की मान्यता प्रदान की जाए। चुनाव आयोग ने कुछ नियम निश्चित किए हुए हैं, उन नियमों के आधार पर ही राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल या राज्य दल के रूप में मान्यता चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों की मान्यता की समाप्ति। चुनाव आयोग द्वारा जब कहीं भी चुनाव की तिथि घोषित की जाती है उसी समय से ही वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। ये आदर्श आचार संहिता क्या है कि चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के व्यवहार के कुछ नियम बनाए गए हैं। यदि राजनीतिक दल व्यवहार के उन नियमों का पालन नहीं करते तो ऐसे में चुनाव आयोग उस राजनीतिक दल की जो मान्यता है उसको समाप्त कर सकता है। और साथ ही साथ चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को समय समय पर निर्देश जारी करते हैं। यदि कोई राजनीतिक दल उन निर्देशों का पालन नहीं करता तो भी चुनाव आयोग उस राजनीतिक दल की जो मान्यता है उसको समाप्त कर सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग उस राजनीतिक दल की मान्यता भी समाप्त कर सकता है जिस राजनीतिक दल ने चुनाव में उतने वोट प्राप्त ना किए हों जितने मान्यता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों तथा निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव में भाग लेने वाले जो राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं उनके भी और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके भी अपने अपने चुनाव चिन्ह होते हैं। राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह देने का जो काम है वो चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनके जो चुनाव चिन्ह है वो स्थायी रूप से उनके लिए सुरक्षित होते हैं। वो पूरे देश में उसी चुनाव चिन्ह के माध्यम से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बाकी जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनके चुनाव चिन्ह समय समय पर बदलते रहते हैं। और यदि किसी राजनीतिक दल में फूट पड़ जाए, दो फाड़ हो जाए राजनीतिक दल के, तो उस दल का जो एक स्थायी चुनाव चिन्ह था, यदि वो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल था तो उसका कोई ना कोई स्थायी चुनाव चिन्ह होगा। तो वो स्थायी चुनाव चिन्ह उन दोनों में से किसको दिया जाएगा, इसका जो अंतिम निर्णय है वो चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। और चुनाव चिन्ह से संबंधित किसी भी प्रकार का यदि कोई विवाद है तो उसका निर्णय करने का जो दायित्व है वो चुनाव आयोग को सौंपा गया है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों का पंजीकरण। कोई भी नया राजनीतिक दल जब अस्तित्व में आता है तो उसके लिए जरूरी होता है कि वो चुनाव आयोग के पास अपना पंजीकरण कराए। उसके बिना उस नाम की उस राजनीतिक दल की कोई भी मान्यता पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। चुनाव आयोग केवल उसी दल का ही पंजीकरण करेगा जिस दल का भारतीय संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में पूर्ण विश्वास होगा। वर्तमान में चुनाव आयोग के पास 2200 से अधिक राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, जिसमें से 7 दलों को राष्ट्रीय स्तर और 59 दलों को राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता निर्धारित करना। चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता निश्चित करता है। माने ऐसे व्यवहार के नियम बनाए जाते हैं जिनका पालन हर राजनीतिक दलों को और हर प्रत्याशी को करना होता है। निर्दलीय प्रत्याशियों को भी आचार संहिता का पालन करना होता है और यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो उनको चेतावनी दी जाती है, निर्देश जारी किए जाते हैं। इन नियमों के उल्लंघन के विषय में जो भी शिकायतें चुनाव आयोग के पास पहुंचती हैं, चुनाव आयोग उन शिकायतों का भी नियमानुसार समाधान करता है। और साथ ही साथ चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए जो चुनाव आयोग है हर चुनाव क्षेत्र में अपने जो ऑब्जर्वर्स हैं उनकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों के विषय में परामर्श प्रदान करना। भारतीय संविधान में संसद और राज्य विधानमंडलों के जो सदस्य हैं उनके विषय में कुछ अयोग्यताएं भी निश्चित की गई हैं। यदि कोई सदस्य उस आधार पर अयोग्य साबित होता है तो उसको संसद या विधानमंडल की सदस्यता से निलंबित कर दिया जाता है।
संसद के सदस्यों की अयोग्यता के विषय में यदि कोई प्रश्न है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा, और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित यदि कोई व्यवस्था है या कोई विवाद है तो उसका जो निर्णय है उस संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। परंतु ना तो राष्ट्रपति और ना ही राज्यपाल ऐसा जो निर्णय है अपनी इच्छा से नहीं करते, बल्कि संविधान के अनुसार ऐसा निर्णय करने से पहले वे चुनाव आयोग का परामर्श लेते हैं और उस परामर्श के अनुसार ही अपना निर्णय देते हैं। नेक्स्ट है इसमें चुनाव स्थगित करना। चुनाव की तिथि निश्चित हो जाने के बाद चुनाव आयोग कुछ विशेष कारणों से चुनाव को स्थगित भी कर सकता है। जैसे यदि किसी चुनाव क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो उस चुनाव क्षेत्र का जो चुनाव है वो रद्द करने का अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया है। साथ ही साथ यदि किसी चुनाव क्षेत्र में आयोग के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा या आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन नहीं हो रहा तब भी चुनाव आयोग उस क्षेत्र के चुनाव को आगे टाल सकता है, माने स्थगित कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें परामर्शदात्री कार्य। चुनाव को स्वतंत्र बनाने के लिए, निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग समय समय पर सरकार को कुछ सुझाव देता रहता है, कुछ परामर्श देता रहता है। ऐसे सुझावों का आमतौर पर सरकार द्वारा भी सम्मान किया जाता है। जैसे 1998 में जो चुनाव आयोग है उसने सरकार को यह परामर्श दिया था कि लोकसभा के एक उम्मीदवार के चुनाव खर्च की जो सीमा है उसमें वृद्धि की जाए। तो चुनाव आयोग की इस परामर्श पर भारत सरकार ने यह जो सीमा थी ये 15 लाख रुपए निश्चित कर दी थी। और इसी तरह से फिर बाद में जो एक और सुझाव दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, तो 2014 में जो लोकसभा के चुनाव के जो खर्च की सीमा थी वो 70 लाख कर दी गई थी। ऐसी जो व्यवस्था है, ये जितने भी इस तरह के कार्य हैं, इस तरह के जो सुझाव हैं, समय समय पर जब चुनाव आयोग द्वारा सरकार को दिए जाते हैं तो सरकार उस पर विचार करती है और यदि ठीक लगती है तो सरकार उनको स्वीकार भी कर लेती है। नेक्स्ट है इसमें अन्य कार्य। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग और भी कई तरह के अन्य महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने के बाद चुनाव आयोग सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा सकता है और यदि जरूरी समझे तो किसी सरकारी अधिकारी की ट्रांसफर के निर्देश भी दे सकता है। इसी तरह से किसी चुनाव क्षेत्र के चुनाव को रद्द करके पुनः चुनाव करवाने का निर्देश भी दे सकता है। जिन चुनाव क्षेत्रों में या जिन बूथों पर चुनाव के दौरान गड़बड़ी हुई है तो उन चुनाव केंद्रों का पुनः चुनाव कराने का आदेश भी चुनाव आयोग जारी कर सकता है। इसी तरह से चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी राज्य सरकार की कोई ऐसी कार्रवाई जिससे कि स्वतंत्र या निष्पक्ष चुनावों पर कोई प्रभाव पड़ता हो उसे भी वो रद्द कर सकता है। मान लो कोई ऐसी लाभदायक योजना की घोषणा कर दी राज्य सरकार ने, तो उसका सीधा सा फायदा किसको होगा? चुनाव में सत्तारूढ़ दल को। तो ऐसी किसी भी घोषणा या उसके प्रभाव को देखते हुए चुनाव आयोग निर्णय तुरंत प्रभाव से लेता है और राज्य सरकार की उस कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। चुनाव आयोग की आज्ञा के बिना जो मतगणना है वो भी नहीं की जा सकती और यदि चुनाव आयोग जरूरी समझे तो किसी भी चुनाव क्षेत्र के मतों की पुनः गणना भी करा सकता है। और चुनाव जब हो जाते हैं उसके बाद हर प्रत्याशी को चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के 45 दिन के भीतर उसके द्वारा खर्च किए गए जितना भी चुनाव पर उसने जो खर्च किया है उसका जो हिसाब है वो चुनाव आयोग को देना होता है। जो भी उम्मीदवार इस कानूनी व्यवस्था का पालन नहीं करते, चुनाव आयोग उन प्रत्याशियों का चुनाव रद्द तो नहीं कर सकता लेकिन आगे उनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। तो इस तरह की जो शक्तियां हैं वो चुनाव आयोग को दी गई हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग की जो शक्तियां हैं उनको देखते हुए जो इसकी स्थिति है वो किस तरह की है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे कि जो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कोई भी संस्था जिसका वर्णन यदि संविधान में ही किया गया है तो उसका जो एक सम्मान है वो बढ़ जाता है, उसका गौरव बढ़ जाता है।
हालांकि संविधान के अनुसार ये जो संस्था एक सदस्यीय भी हो सकती है और बहुसदस्यीय भी हो सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का होना संवैधानिक पक्ष से बहुत जरूरी है। अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करना या ना करना ये केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन चुनाव आयोग की जो हम स्थिति देखते हैं तो चुनाव आयोग की जो शक्तियां हैं वो काफ़ी हद तक अस्पष्ट हैं। यदि संसद के कानून द्वारा इस आयोग की जो शक्तियां हैं वो स्पष्ट तौर पर निश्चित कर दी जाए तो फिर चुनाव आयोग की जो स्थिति है वो काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगी। धन्यवाद।